हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 12th क्लास का जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करें, जिसका नाम है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यानी इंट्रोडक्शन में मैं समझ रहा हूं कि मुझे प्लान्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ऑन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जहां मैंने कुछ जो ड्रॉबैक्स थे, जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मैं बोल सकता हूं इंडियन इकोनॉमी के, वहां मुझे पता लगा था कि भाई इंडियन इकोनॉमी को आप पुअर इकोनॉमी बोल सकते हैं, उसको आप बैकवर्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, उसको आप डिप्लेटेड इकोनॉमी बोल सकते हैं, उसको आप इंपोर्टेड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ये सब क्या थे, फीचर थे जो इंडियन इकोनॉमी में उस समय अवेलेबल थे। ठीक है, अब ऐसे में जब एक ऐसी इकोनॉमी आपको इंडिपेंडेंस के बाद मिली है, जिस इकोनॉमी में ग्रोथ के नाम पे या जिस इकोनॉमी के फीचर्स की हम बात करें, जो पुअर, बैकवर्ड, डिप्लेटेड, इंपोर्टेड इकोनॉमी इन नामों से जानी जाती है, तो ऐसे में उस इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए मुझे कुछ प्लान्स की आवश्यकता है। ठीक है, अब इन प्लान्स की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, इसका आंसर मेरे ख्याल से मैं पिछले चैप्टर में ले चुका हूं। अब मुझे ये समझना है कि एक्चुअल में इस प्लान में मैंने किया क्या था। तो ये सारे के सारे फीचर क्या है उस समय की इकोनॉमी में अवेलेबल थे। तो उस समय जो गवर्नमेंट थी वो क्या करना चाहती थी, इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना चाहती थी, उसकी ग्रोथ रेट को क्या करना चाहती थी, अचीव करना चाहती थी। तो ऐसे में ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए सबसे पहला मेरे पास जो क्वेश्चन था, मेरे सामने जो क्वेश्चन था, मैं कब बात करूं उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके सामने जो क्वेश्चन था वो यही था कि गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। अब जब आप एक अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जो कि इंडिया उस समय था, उसके केस में ऐसा होता है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको हर तरीके से उसको एनालाइज करना होता है। इस डिसीजन का बैड इंपैक्ट क्या होगा, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहेंगे। इतना आसान नहीं होता अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के केस में किसी भी डिसीजन को लेकर आप अप्लाई कर दो। हाँ, एक डेवलप्ड इकोनॉमी आप है तो चीजें आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप वहां मेरे ख्याल से अगर एक सेक्टर में एफिशिएंट नहीं है तो बाकी के सेक्टर में आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हो, और एक सेक्टर का जो लॉसेज आपको दूसरे सेक्टर के लॉसेज आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एक अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के केस में डिसीजन को लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले टारगेट ये था कि ग्रोथ का जो गोल है उसको अचीव कैसे करें। उस ग्रोथ के गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लान्स को इंप्लीमेंट किया। लेकिन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने से पहले सबसे बड़ी जो समस्या थी वो समस्या थी पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अगर समझने की कोशिश करो तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं जो पैटर्न हम यूज करेंगे इकोनॉमी के रिगार्डिंग। यानी मुझे वो जो ग्रोथ का गोल मुझे अचीव करना है, जो ग्रोथ का टारगेट मुझे अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, जो इकोनॉमी पैटर्न है, वो कौन सा पैटर्न मुझे अप्लाई करना होगा। अब जैसा मुझे पता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरे पास जो पैटर्न ऑफ इकोनॉमी है उसमें सबसे पहले आता है कैपिटलिस्टिक, दूसरा जो आता है वो आता है मेरे पास सोशलिस्टिक, तीसरा जो था इनका मिक्स था। यानी इसको हम कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं, इसको हम सोशलिज्म भी बोल सकते हैं, और ये अपने आप में इन दोनों का कॉम्बो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स। अब सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना था कि गोल को अचीव करने के लिए जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा, जो इकोनॉमी पैटर्न होगा, वो कौन सा है। या तो मुझे क्या करना चाहिए, कैपिटलिज्म के साथ जाना चाहिए, या मुझे सोशलिज्म के साथ जाना चाहिए, या फिर इन दोनों को मुझे इन दोनों का कॉम्बो क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कशन कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है। तो आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको लगता है सूटेबल है आपके लिए, फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लान्स को अचीव करने के लिए मैं जो गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने प्लान बनाए थे, लेकिन उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने से पहले मुझे पैटर्न ऑफ सोसाइटी को डिस्कस करना है। तो एक बार जो 3 पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमी के जो 3 पैटर्न अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज में, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की या कैपिटलिज्म इकोनॉमी की, तो यहां पे बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट ओनरशिप होते हैं। अब प्राइवेट ओनरशिप का मतलब वो प्राइवेट या निजी लोगों के हाथ में होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पूरी तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट ओनरशिप। यानी क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेंगे, प्राइवेट ओनरशिप। दूसरी अगर बात करूं तो जो मार्केट फोर्सेस थे, जब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म इकोनॉमी की, तो मार्केट फोर्सेस का कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं था। यानी मार्केट फोर्सेस को कंसीडर किया ही नहीं जाता था, क्या डिमांड क्या सप्लाई, इसके आधार पे कभी भी प्रोडक्शन के डिसीजन
नहीं ले जाते कैपिटलिज्म इकोनॉमी में। थर्ड जो पॉइंट था वो था कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें कैपिटलिज्म इकोनॉमी की तो जो थर्ड पॉइंट था प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी किसका प्रोडक्शन करना है, किस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स का, इसका डिसीजन हमेशा लिया जाता था परचेजिंग पावर से। यानी अगर दूसरे शब्दों में बात करूं तो आप मार्केट को एनालाइज करते थे, मार्केट को एनालाइज करने के बाद आप टारगेट करते थे उस रीचर सेक्शन को जिनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता था कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था परचेजिंग पावर के हिसाब से, यानी सोसाइटी के नीड्स को कंसीडर नहीं किया जाता था कैपिटलिज्म इकोनॉमी में। अब ये थ्री फीचर हम डिफाइन करते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी को। पहला प्राइवेट ओनरशिप की हमने बात की, दूसरा हमने बात की मार्केट फोर्सेस को कभी कंसीडर नहीं किया जाता था, यानी प्रोडक्शन गुड्स का होता था जिनकी मार्केट में डिमांड होती थी, अब सप्लाई हो रही हो ये बात की बात है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था किसके बेसिस पे, परचेजिंग पावर के बेसिस पे, सोशल नीड्स के बेसिस पे कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दूसरा इन तीनों के बेस पे जो कॉमन पॉइंट मेरे सामने निकल के आता है जिसको पहले भी हमने डिस्कस किया है कि यहां जो टारगेट था दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो कोर मोटिव होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी में वो क्या होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी इसके अंतर्गत जो भी मैन्युफैक्चरर होते थे जिस भी चीज का प्रोडक्शन करते थे या अपने प्रोडक्शन डिसीजन जो भी वो लेते थे हमेशा इस बात को ध्यान में रख के लेते थे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा। अब इस इकोनॉमी में क्या था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसको अप्लाई कर देते तो एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल की मैं बात करूं, हमें पता है कि इंडिया में भाई मिडिल सेक्शन की बात करें, मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली की बात करें, पुअर फैमिली की बात करते हैं, उनका रेशियो कंपेयर टू रिचर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे उनको इग्नोर करना पड़ता या उनके वेलफेयर को हमें साइडलाइन करना पड़ता अगर उस समय के लीडर डिसीजन ले लेते कैपिटलिज्म इकोनॉमी के रिगार्डिंग, या फिर जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी वो कैपिटलिज्म होना चाहिए इस बात का डिसीजन वो ले लेते, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या था वो सोशल इनजस्टिस के शिकार हो जाते, वो सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं हो पाता अगर हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी का डिसीजन ले लेते। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशलिज्म इकोनॉमी की। अब जैसा पहले यहाँ पे बात की थी प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जैसा कुछ होता नहीं है। अगर हम बात करें सोशलिज्म इकोनॉमी में तो यहाँ प्राइवेट ओनरशिप जैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ किसके द्वारा ओन किया जाता है, स्टेट्स के द्वारा। यानी यहाँ पे मार्केट फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है और जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा किया जाता है सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। यानी जब भी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन उन चीजों का होगा जिनकी सोसाइटी को नीड है, यानी समाज का जो एक वर्ग जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंतर्गत वंचित हो गया था या जिसको हमने साइडलाइन कर दिया था, जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, सोशलिज्म में उसी वर्ग को हम टारगेट पे रखते हैं, उन्हीं की ग्रोथ के उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट था हम बात करें प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स था, हम बात करें सोशलिज्म इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जैसा हमने बात की। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता था, परचेजिंग पावर के हिसाब से होता था, लेकिन यहाँ किसके हिसाब से होता था, सोशल नीड्स के हिसाब से, यानी सामाजिक जो आवश्यकताएं थी उनके बेसिस पे डिसाइड होता था कि प्रोडक्शन कैसे होगा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ एक जो चीज मुझे ध्यान रखनी है कि यहाँ इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। जो कुछ भी किया जाता था, जिस भी चीज का प्रोडक्शन होता था वो हमेशा किसको ध्यान में रखकर होता था, सोशल वेलफेयर। यानी यहाँ सोशलिज्म इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना होकर सोशल वेलफेयर आपका क्या होता था, कोर मोटिव होता था, जिसके अंतर्गत आप प्रोडक्शन संबंधी डिसीजन लेते थे। अब अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था, इन दोनों का कॉम्बो होता है। इन दोनों का कॉम्बो होने का मतलब यहाँ पे कैपिटलिज्म भी होता था, सोशलिज्म भी होता था, यानी ओनरशिप यहाँ पे प्राइवेट भी होती थी और पब्लिक भी होती थी, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रोल करता था और पब्लिक सेक्टर भी कंट्रोल, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती थी। अब प्रोडक्शन का मतलब प्राइवेट सेक्टर उन चीज को प्रोडक्शन करता था जिनका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से वो कर सकते थे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट प्रोडक्शन उन चीज का करती थी जिनकी मार्केट में डिमांड होती थी या जो सोशल नीड्स के लिए, सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आवश्यक होते थे। ठीक है, तो यहाँ दोनों का कॉम्बो चलता था। और जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी की हम बात करें या जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड हमें फिक्स करने थे या पैटर्न ऑफ सोसाइटी सेलेक्ट करना था उन ग्रोथ के गोल्स को अचीव करने के लिए, जब हम प्लान को ड्राफ्ट करते, प्लान को बना रहे थे, तो ना ही तो कैपिटलिज्म की तरफ जा सकते थे और ना ही सोशलिज्म की तरफ जा सकते थे। इनके ड्रॉबैक हमने देखे कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो क्या करते थे, इकोनॉमिक बेनिफिट से
इफेक्टेड हो जाते तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल पाते थे। सोशल वेलफेयर का टारगेट हमने यहाँ पे सोशलिज्म में बात की, और मिक्स में हमने देखा इन दोनों को साथ लेके चलते। तो उस समय के जो लीडर थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे, जिनका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू करे थे, उन्होंने जो इकोनॉमी ऑफ पैटर्न सेलेक्ट किया इंडिया की ग्रोथ के लिए, वो कौन सा पैटर्न था? मिक्स्ड इकोनॉमी का। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसमें आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर की जो मेन डेफिनेशन है वो है क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो मुझे ध्यान रखना है, जब मैं वर्ड प्लानिंग की बात करूं तो ये एक तरह से योजना बनाना होता है जो हमेशा क्या होती है? टाइम बाउंड। यानी जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के लिए मस्ट है कि वो टाइम बाउंड हो। यानी जिस प्लानिंग के साथ टाइम बाउंड नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, तो फिर वो प्लानिंग आपकी इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ बाय विच ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे किससे है? प्लानिंग कमीशन से। अगर उस समय की बात करें, ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ट्राइज टू कंट्रोल द इकोनॉमिक फैक्टर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव विद ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट। यानी कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगी जो इकोनॉमिक फैक्टर को कंट्रोल करेगी, और इकोनॉमिक फैक्टर को कंट्रोल करने के पीछे जो उसका मोटिव है वो कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहती है। ठीक है, वो उन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना चाहती है विद इन ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट। ये इकोनॉमिक प्लानिंग का पूरा डेफिनेशन है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी केंद्रीय या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, और उनको कंट्रोल करने के पीछे वो ये चाहते हैं कि जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट से विद इन टाइम लिमिट अचीव किया जा सके। तो आई होप इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब अगर बात करें सिस्टम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, तो इसके तहत मुझे सबसे पहले बात करनी होगी 15 मार्च 1950। यानी इस डेट को जो प्लानिंग कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1950 को। अब इसके फॉर्मेशन या कंपोजिशन की बात करूं तो सबसे पहले इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंक्लूड रहते हैं, वो इनके चेयरपर्सन होते हैं। यानी प्लानिंग कमीशन की बात करें तो चेयरपर्सन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। दूसरे नंबर पे जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी प्लानिंग कमीशन में हिस्सा रखते हैं, उनका भी प्लानिंग कमीशन में एज ए मेंबर प्रेजेंस होती थी। थर्ड पॉइंट पे अगर बात करें तो जो अदर मेंबर्स हैं ऑफ प्लानिंग कमीशन वो इनकी ड्राफ्ट कमेटी में शामिल होते थे। यानी अगर फॉर्मुलेशन कंपोजिशन की बात को प्लानिंग कमीशन की, तो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर भी होता है, स्टेट जितने भी हम सभी के चीफ मिनिस्टर भी इसका हिस्सा होंगे। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं प्लानिंग कमीशन के वो भी क्या करते हैं? प्लानिंग कमीशन को मतलब उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं जब भी किसी पॉलिसी को बनाने की बात होगी, जब भी किसी प्लान को बनाने की बात होगी। अब यहाँ पे एक चीज मुझे समझ लेनी है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो केवल प्लानिंग करता है, यानी प्लान बनाता है। ठीक है, लेकिन उस प्लान को, यानी प्लान का ड्राफ्ट जो होता है, जो प्लान बनाया जाता है, उस ड्राफ्ट को इंप्रूव करने का जो काम है वो करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर से रिपीट करता हूं कि प्लानिंग कमीशन का काम केवल क्या होता है? प्लान बनाना। यानी वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं किसके लिए? प्लान के लिए, कि हमें आने वाले पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ये सेक्टर हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, इन सेक्टर को हमें क्या करना है? अचीवमेंट के दायरे में रखना है, या इन सेक्टर पे हमें फोकस करना है। यानी प्लानिंग कमीशन क्या करता है? प्लान बनाने का काम करता है, लेकिन उस प्लान के ड्राफ्ट को अप्रूव करने का काम कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब इसके बाद अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो तो प्लानिंग कमीशन का जो नाम है वो हाल फिलहाल क्या है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का प्रेजेंट नेम क्या है? नीति आयोग। और इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का प्रेजेंट नाम क्या है? नीति आयोग। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी जो नीति आयोग है उसके अंतर्गत नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
और जो प्राइम मिनिस्टर वो हाल फिलहाल भी इसका मेंबर है। लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा नीति आयोग अभी एज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक, एज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक क्या कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या अब इकोनॉमी को सर्व कर रहा है। नीति आयोग क्या करता है, एज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक अपनी सर्विसेज क्या करता है, इंडिया की इकोनॉमी को प्रोवाइड करता है, इंडियन इकोनॉमी को सर्व करता है एज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।